Assalamu alaikum. I hope I am audible to all of you. So we are going to start this seminar in some time so that all the people, they are attentive and they are on board. So then we are going to start it, inshallah. So meanwhile, if you can watch me, just tell me if I am audible to you or not. Okay, Ji. So let us start. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Many people have started gathering. So let us talk about PPSC or FPSC interviews, which are expected very soon. So these are some potential questions which have been asked in future, in past, and may be asked in future, because the it is anticipated that many of the people will be asked these questions. So we are going to address those questions. Result is expected in 10 days so far, but I'll tell you through my WhatsApp status exactly in 1 or 2 days कि कितना time आपके पास है. So thank you very much all of you for joining. So we are just starting shortly. Okay, so let us start discussing the questions one by one. So first of all, what is irrational about romantics? So please note that these are the questions which have been asked in previous lectureship test or in 2017, in 15. So these are certain questions which have been repeating. So yeah, initially I planned to keep it 4-day seminar, but I'm trying कि आपको एक ही सेमिनार में maximum input मैं दे दूं. So do keep it in mind that this is very important for you. So what is irrational about romantics? So romantics जो है इनके बारे में अगर ये question आपसे किया जाए जो कि बड़ा ज़्यादा ये question किया जाता है, so you should be saying that everything is irrational about romantics. जो romanticism है, that was based on feelings or imagination. So जो थे classics उनके लिए feelings और imagination dangerous था, romantics के लिए logic जो था और कैलकुलेशंस और प्रिसीजन वो डेंजरस थी. तो ये लोग जो रोमांटिसिज्म में जो भी लिखा गया दैट वाज बेस्ड ऑन दिस फैक्ट के इरेशनल चीज़ें जिस तरह लिखता है कॉलरिज लिखता है उसके अंदर हमें इरेशनल एलिमेंट्स नज़र आते हैं. जिस तरह हमारे पास
कीट्स है, उसकी इमेजिनेशन, उसका एस्केपिज्म, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अंदर इरेशनल एटीट्यूड और बिहेवियर्स हमें क्लियरली नज़र आते हैं. What is non-fiction? So non-fiction क्या? Non-fiction is sort of prose. It is a part of prose. और ये यानी जो हमारे पास राइटिंग्स हैं प्रोज में, कुछ फिक्शनल होती हैं, कुछ नॉन फिक्शनल होती हैं. फिक्शनल में आपके नॉवल हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं, ड्रामाज हैं, उसमें आपके नॉवेलास, नॉवलेट्स, ये चीज़ें हैं. जो ये है नॉन फिक्शन, बेसिकली ये क्या होती है कि इसमें हम वो एलिमेंट्स देखते हैं जो कि सच्चाई पे मबनी हो, या राइटर उन्हें सच समझता. यानी ज़रूरी नहीं कि वो 100% तस्दीक उनकी हुई हो. नॉन फिक्शन वो फिक्शन है इस तरह की जो कि इंसिडेंट्स जो हैं वो सच्चाई पे मबनी हो, बेस्ड हो, या जो राइटर एटलीस्ट वो उनको सच जानता हो, सच समझता हो. सो पल्प फिक्शन से क्या मुराद है? सो पल्प फिक्शन बेसिकली एक ऐसा पेपर था जो कि बड़े चीप किस्म की क्वालिटी के पेपर थे, जो कि 50-60s के दौरान या 1900 से 1950s तक की जो चीप पेपर के ऊपर मैगजीन प्रिंट होते थे, और जो स्टोरीज थी जिसमें रेसी किस्म की स्टोरीज, एक्शन बेस्ड स्टोरीज ये पब्लिश होती थी. ये और ज़्यादातर ये था बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में. सो इस तरह के जो वर्क्स थे उन्हें पल्प फिक्शन कहा गया, जो पल्प पेपर पे उस बड़े लाइक आम से पेपर के ऊपर पब्लिश किए जाते थे, प्रिंट किए जाते थे. When did Muhammad bin Qasim conquer King Sindh? So that was 712, 712 ईस्वी में. शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या फ़र्क है? शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो वर्ड्स को गैदर करती है और एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी उन वर्ड्स को, उन चीज़ों को, इंफॉर्मेशन को रिटेन करती है. पीडा एक्ट. सो पीडा एक्ट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट और वेरी ऑफेंसिव काइंड ऑफ लाइक एक एक्ट जो कि सरकारी मुलाजमीन के लिए है. बेसिकली दैट मीन्स के पंजाब एम्प्लॉयज एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन एंड अकाउंटेबिलिटी. सो ये बेसिकली है कि जो सरकारी मुलाजमीन अगर अपनी जॉब के अंदर थोड़ा सा खराबी करते हैं तो उनको पनिश करने के लिए ये एक एक्ट बनाया गया. कीट्स कैसे रोमांटिक पोइट है? कीट्स रोमांटिक पोइट है बिकॉज ऑफ हिज सेंसुअसनेस, बिकॉज ऑफ हिज एस्केपिज्म, बिकॉज ऑफ हिज नेचर, बिकॉज ऑफ हिज ब्यूटी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली बिकॉज ऑफ हिज इमेजिनेशन, बिकॉज ऑफ हिज हेलेनिज्म, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर इंडिविजुअलिटी. जो भी एलिमेंट्स हैं रोमांटिसिज्म के वो कीट्स के अंदर बदरजा औसम मौजूद है. कीट्स की ओड्स में क्या सिमिलैरिटी है कि वी फाइंड एस्केपिज्म. कीट्स की ओड्स में वी फाइंड एलिमेंट्स ऑफ नेचर. उसमें हम देखते हैं कि he goes to imagination and comes back to reality, or that is having sensuousness in them, that is having Hellenism in them, or इसमें he's addressing some person or some being. Evolution of English Sonnet. सो इंग्लिश सोनेट का एवोल्यूशन जो है इसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह ये इवॉल्व हुई इंग्लिश सोनेट. सो बेसिकली जो पेट्रार्कन सोनेट थी इटली में, ये वहाँ से लिया गया इसको और इसको फिर इंग्लैंड लाया गया. सो इंग्लैंड में इस सोनेट को यूज़ किया गया. तो अगर हम इंग्लैंड के हवाले से देखें तो इसमें अर्ल ऑफ सरे जो है इसका नाम आता है, और फिर उसके बाद शेक्सपियर की सोनेट वो बड़ी मशहूर रही. बेसिकली जो पेट्रॉक की राइम स्कीम थी और जो इंग्लिश राइम स्कीम थी उसमें वाइट और सरे दोनों जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया उस डिफरेंस में. यानी जो इंग्लिश सोनेट थी वो इटालियन सोनेट से थोड़ी सी डिफरेंट थी, और इसको यानी तो बेसिकली एवोल्यूशन जो था इसका वो इटली में हुआ पेट्रॉक की तरफ से, लेकिन बाद में इसको इंग्लैंड में लाया गया जहाँ पे इसके ऊपर खातिर को काम किया गया सरे और वाइट की तरफ से. ओके, नेम 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज. सो 5 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉन्टिनेंट के. तो आपको हर कॉन्टिनेंट के कुछ कंट्रीज के नाम आने चाहिए. आपके पास कोस्टारिका हो सकता है, आपके पास मैक्सिको हो सकता है, पनामा, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, ये जो हैं ये
आप इनके नाम ले सकते हैं। सो ये जो सॉरी ब्राज़ील नहीं, ये एल साल्वाडोर। सो ये जो हैं कंट्रीज़ एशिया, यूरोप और बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इसके हवाले से आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपके जनरल नॉलेज के हवाले से क्वेश्चनिंग है जो आ सकती है। देन सी पैक स्टैंड्स फॉर। लास्ट टाइम ये जो चीज़ थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट तो अभी भी है, लेकिन ये अब इसका यानी लेकिन और यानी कि क्वेश्चन इसका भी हो सकता है। सो चाइना पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो कि एक रोड बनाई गई और जिसके तहत अब तिजारत शुरू होगी। ओके, दिस इज़ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन जिसके बारे में से बहुत सारे लोग तैयार नहीं होते। सो दैट इज ऑफ दिस वे के जो लाइक आपने कौन सी किताब पढ़ी आजकल, यानी एक्सेप्ट फॉर लिटरेचर, क्योंकि आप सारे तैयारी कर रहे हैं पीपीएससी की, वो तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा क्या है ऐसा जो कि आपने पढ़ा, तो ये उस हवाले से आपके पास कोई एक बुक होनी चाहिए जिसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन हो। दैट कैन बी सम नॉन फिक्शन, दैट कैन बी सम लाइक सम नोबेल प्राइज विनिंग बुक और सम बेस्ट सेलर, तो ऐसी कोई एक किताब आप पढ़ रखें। ट्रांसलेशन ऑफ सूरह कौसर। सो हमने एक क्वेश्चन नहीं देखना, हमने देखना कि एक क्वेश्चन अगर है तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो बेशक हमने आपको खैर कसीर अता की। आप इस हवाले से जो बाकी 10 सूरतें हैं इम्पोर्टेंट, यानी जो कुरान पाक के एंड में जो आखिरी 10 सूरतें हैं, उनकी ट्रांसलेशन आपको उर्दू, इंग्लिश नहीं, उर्दू ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। सो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। Ode means ode क्या होता है? So ode is a like poem which is meant to be sung, और जिसमें जो पोइट है वो किसी एनिमेट और इनएनिमेट बीइंग को एड्रेस भी करता है। तो उसमें पोइट किसी न किसी को एड्रेस कर रहा होता है, तो उसे हम ओड कहते हैं। हाइपरबोले जो है दैट इज एक्सेजरेशन, ये क्वेश्चन भी आया था आपका। सो हाइपरबोले इज अ काइंड ऑफ एक्सेजरेशन जो कि लिटरल मीनिंग्स में नहीं ली जाती। एक चीज़ को एक्सेजरेट करने के लिए कि मैंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ नाइटिंगेल्स देखी या बर्ड्स देखे, कुकूज देखे। So what is Homeric simile? Homeric simile ये होती है कि it is kind of simile which is used by Homer or invented by Homer in his Iliad and Odyssey, और उसमें he employs this technique while referring to certain things where he wants to make a comparison, and that is an extended comparison on a larger scale. और larger scale पे किस तरह के at least the comparison does not end in one line, it keeps moving, और ये 5, 6, 10 लाइन्स तक भी कोई एक कंपैरिजन है जो चला जाता है। नॉर्मली वो हीरो की क्वालिटीज़, उसकी कोई वेपन की क्वालिटी, उसकी जिसामत की क्वालिटी, इस तरह की चीज़ों को वो कंपेयर करता है मुख्तलिफ चीज़ों से। सो दिस इज़ कॉल्ड होमेरिक सिमिले। रेप ऑफ द लॉक कैसे है? एक मॉक एपिक पोम, सो वेरी सिंपल एंड वेरी पर्टिनेंट के यस, रेप ऑफ द लॉक इज अ मॉक एपिक पोम जिसमें ही टॉक्स अबाउट first of all, like all the elements of epic in a miniature level. He's not ridiculing the epic, but rather he's ridiculing the 18th century people, particularly women. So here he uses all the elements of epic at miniature level. So this is how it is a mock epic poem. Further आप इसकी डिटेल भी बता सकते हैं कि इन्वोकेशन कैसे हुई, इसमें ट्रैवल कैसा था, हीरो कैसा था, विलन कैसा था, लॉन्ग नरेटेड कैसे थी, इसके अंदर ट्रेजेडी कैसे थी, थीम कैसा था। सो दैट इज व्हाट यू नो ऑलरेडी। So how many characters in Prologue to the Canterbury Tales belong to religion? So yes, 7 characters जो कि religion से belong करते हैं, जिनको Prologue में mention किया गया। Prologue में अगर देखा जाए तो हमारे पास Friars, Monk, Friar, उसके बाद Pardoner, Sumner, Clerk, Parson, ये तो हो गए 7 कैरेक्टर्स। और उसके बाद इन 7 कैरेक्टर्स के अलावा जब फ्रायर्स का कैरेक्टर मेंशन होता है तो उसमें बताया जाता है कि उसके साथ एक नन जो कि उसकी चैप्टर थी और प्रीस्ट फ्री, यानी फ्रायर्स वाज इन कंपनी ऑफ 5, लेकिन मेंशन उसमें सिर्फ फ्रायर्स को किया गया प्रोलॉग में। तो हमारे पास 7 रिलीजियस कैरेक्टर्स बनते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा। यहाँ रिलीजियस कैरेक्टर डजंट मीन कि वो लोग जो इररिलीजियस हैं या जो गंदे लोग हैं वो रिलीजियस नहीं है, नहीं। यहाँ रिलीजियस से मुराद है जो रिलीजन के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, उनकी बात हो रही है।
Pantheism of Wordsworth, that he seeks God in nature और गॉड्स थ्रू नेचर, वो नेचर के जरिए गॉड को ढूंढता है, खुदा को ढूंढता है, नेचर के जरिए गॉड तक पहुंचता है। उसकी जो फिलॉसफी है वो इसी तरह एक उसी अंदाज में लाइक चल रही है। ही बिलीव्स इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि डिपिक्शन है खुदा की नेचर के थ्रू, जिसको वो देख सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ के हवाले से। इसे प्रॉफिट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। Which romantic poet is linked with supernatural elements? That is S.T. Coleridge. Coleridge linked है। No Marlowe, no Shakespeare. ये कहा जाता है मॉलो ना होता तो शेक्सपियर ना होता। For how many years Dr. Foster sold his soul? उसने 24 साल के एवज अपनी सोल डेविल को बेच दी। Name the play in which Brutus appears as a famous character. That is Julius Caesar, जिसमें Brutus as a character appear होता है। इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे। अब इसमें लाइक कुछ जनरल क्वेश्चंस आ सकते हैं आपसे, लाइक कि स्टेट बैंक जो है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसका गवर्नर कौन है। उसमें आपने बताना है जो भी इस वीडियो के अकॉर्डिंग जब आप देख रहे हैं जो भी करंट गवर्नर बनता है, उसमें आप उनका नाम लेंगे। तारिक बाजवा सो फार, उसके बाद उनका आई गेस के उनके बाद एक चार्ज किसी को दिया भी गया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंटरनेट इट वाज तारिक बाजवा सो फार। लेकिन आप इसको देखिएगा। 14 नकात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 1929 में पेश किए गए, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन यानी करारदाद मकासद 1949 में 12 मार्च। So who was Apollo? Apollo was the god of sun and son of Zeus. वो गॉड का सन भी था और सन गॉड भी था। ये दोनों हवाले से बिल्कुल ठीक है। उसमें ये सूरज का देवता भी है और देवता का बेटा भी है, और उसके अलावा गॉड ऑफ प्रोफेसी भी है, हीलिंग भी है। Who killed Hector in Iliad? Achilles. Achilles हेक्टर को मारता है इलियड में, जब वो इसके कज़न को, चचेरे भाई को, इसके दोस्त को, पेट्रोक्लस को मार देता है एक्लीज समझ के। एक्लीज उसका बदला लेता है। Odysseus is also known as Elysius. Elysius is also name of Odysseus, इस नाम से बुलाया जाता है। इसके ऊपर एक कहानी भी लिखी गई, नॉवल, जेम्स जॉयस का। टेनिसन ने इस पे नज़म भी लिखी। Odyssey was written by Homer. Who are 9 muses? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में नहीं पता होता। 9 muses जो है वो ग्रीक माइथोलॉजी में है, और ये जूस की बेटियां हैं। जूस की बेटियां यानी जो सुप्रीम गॉड है उसकी ये बेटियां हैं, और इनको सोर्स ऑफ नॉलेज समझा जाता था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन समझा जाता था। आपने देखा कि जो एक लाजमी तौर पे एपिक पोम के अंदर इन्वोकेशन की जाती है इनके साथ। उस इन्वोकेशन में जो गॉडेस है, रेलिवेंट गॉडेस, उसको इन्वोक किया जाता है। कैलियोपी उसमें है पोइट्री की गॉडेस, सेलियो हिस्ट्री की गॉडेस है। इसी तरह सालिया, THALIA, वो फेस्टिवल पोइट्री और कॉमेडी की गॉडेस, जिसे एक हैप्पी मास्क के जरिए दिखाया जाता है। फिर माल्फमीन है जो कि ट्रेजेडी की गॉडेस है, जिससे सैड मास्क के जरिए दिखाया जाता है, और ये दोनों मास्क ड्रामास की एक पहचान बन गए। इसी तरह बेशुमार गॉडेसेस हैं जिनका नाम लिया जाता है मुख्तलिफ में, और ये जो लोग होते थे ये अपनी रेलिवेंट गॉडेस को इन्वोक करते थे अपना काम करने के लिए। कोई भी एक अच्छी चीज़ लिखने के लिए उससे पहले उससे मदद मांगते थे, क्योंकि वो ज़ूस की बेटियां थी। Okay, so next we have Pride and Prejudice. The title is used for, Pride for Darcy and Prejudice for Elizabeth. Do you think GTM is a successful method in present age? Yes, you have to say कि you can go either ways. You have to justify the point. अगर आपको लगता है कि है, prepare a strong logic. अगर आपको लगता है कि नहीं है, then also prepare some points according to this. What is heuristic method? Heuristic method is a method in which people, or basically जो students हैं, they are given a task to find the answer themselves. They may commit mistakes,
but eventually they will reach some good conclusion. So इसमें टीचर उन्हें एक open liberty दे देता है जिसमें वो खुद चीज़ों के आंसर्स को ढूंढते हैं. How can we start teaching tenses? So first of all, we need to determine what are the people, audience क्या है जिनको हमने tenses सिखाने हैं, and then according to them we will decide where to start. So tentatively we should start with parts of speech. Title of Golding's Lord of the Flies. ये Lord of the Flies का जो टाइटल है बील्सबब के लिए है. बील्सबब जो है वो एक सैटर्न का नायब था क्योंकि पैलेस्टीनी किड्स के ऊपर उनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी थी, तो ये उनके हवाले से उनको देखता था. तो ये बील्सबब उसको इन चीज़ों को डील करता था. इसी वजह से चूँकि ये स्टोरी बच्चों की थी, आम छोटे बच्चों की कहानी की थी, तो उस पे ये टाइटल लगाया गया. Okay, so just give me 1 minute and I'll be back and we will resume it. Okay, I'm back. Sorry for interruption. So we were explaining Lord of the Flies. Which play of O'Neill is based on Orestia? So that is Morning Becomes Electra. So वो भी ट्रायोलॉजी है जो इस इश्किलस के ओरेस्टिया के ऊपर बेस्ड है. स्विफ्ट को मिसएंथ्रोपिस्ट क्यों कहा जाता है? ये अलर्ज किया जाता है. तो स्विफ्ट इज नॉट मिसएंथ्रोपिस्ट, रादर इज कैरेक्टर गलीवर इज मिसएंथ्रोपिस्ट. स्विफ्ट जो है वो एक सैटिरिस्ट था, एक रियलिस्ट था जिसने सटायर किया. सो वी शुड नॉट कॉल हिम सैटिरिस्ट. साइलेंस कैसे पार्ट होता है कम्युनिकेशन का? साइलेंस इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन इन अ वे कि साइलेंस जो है दैट टेल्स अबाउट लाइक हाउ मच अ पर्सन इज इंटरेस्टेड और नॉट. कि आपने एक बंदे से कोई उसे किसी जॉब की ऑफर की, वो डिले कर रहा है, वो आपको जॉब नहीं दे रहा, सो दैट साउंड्स कि उसका इंटरेस्ट नहीं है. साइलेंस समटाइम्स स्पीक.
So what is meant by research? So research doesn't mean search again. ये कॉमन एक गलतफहमी सी है. Research means to search thoroughly in a very thorough order, in a very thorough manner. तो बड़ी डिटेल में सर्च करना इसे रिसर्च कहा जाता है. बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च में क्या फर्क है? बेसिक रिसर्च जो होती है वो होती है थ्योरी डेवलपमेंट के लिए. अप्लाइड रिसर्च होती है उसकी एप्लीकेशन के लिए. phoneme. So what is a phoneme? Phoneme is the shortest जो है distinctive unit of sound. सबसे छोटा distinctive unit of sound उसे हम phoneme कहते हैं. And what is difference between phone and phoneme? Phone जो है एक smallest like जो phoneme है वो shortest meaningful sound हो गया. फोन उसकी फिजिकल रियलाइजेशन है. जब तक वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे है वो फनीम है. जब हम उसे बोल देते हैं वो फोन बन जाता है. सो साउंड जो मैंने बोला ये फनीम नहीं बोला, ये फोन बोला. जो साउंड का इमेज मेरे माइंड में है दैट इज फनीम. व्हेन आई स्पीक इट इज फोन. सेम इज केस विद सेंटेंस एंड utterance. Sentence is at abstract level. When we speak it, it becomes utterance. So then the theme of road not taken. So road not taken का क्या theme है? Road not taken का theme है basically choices. That at times we have certain choices and we are confused in making the correct one कि कौन सी choice है जो कि हमें लेनी चाहिए, किस चॉइस को हमें चुनना चाहिए, कौन सा रास्ता लेना चाहिए. और ये भी होता है कई दफ़ा वो रास्ता हमारे लिए अच्छा भी साबित हो सकता है और कई दफ़ा वही रास्ता हमारे लिए एक तकलीफ का या नुकसान का बायस भी बन जाता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल while making a choice, while making about while talking about something, some or choosing some place. So ये बड़ा एक ज़रूरी नज़म है उसकी जो कि हर अमेरिकन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन सेरेमनी के ऊपर पढ़ी जाती है. और फ्रॉस्ट की नज़म है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की. ओके. एमिली डिकिंसन का फ्रीक्वेंट थीम. The most frequent theme by Emily Dickinson is death. So she has used this element a lot. Keats और फ्रॉस्ट के एस्केपिज्म में क्या फ़र्क है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है. तो कीट्स जो है वो इमेजिनेशन में जाता है एस्केप में, लेकिन वापस नहीं आना चाहता. फ्रॉस्ट वापस आना चाहता है. He says in Burgess that earth is the right place to love. यानी जो दुनिया है वही अच्छी चीज़ है. वो कहता है बर्चेस ठीक है, यानी आपको ले जाते हैं एस्केप में आना जाना ठीक है, लेकिन रियलिटी में हमने जिंदा रहना है. कीट्स रियलिटी में रहना नहीं चाहता. Pulitzer प्राइज कितनी दफ़ा मिला रॉबर्ट फ्रॉस्ट को? सो ही रिसीव्ड इट फॉर 4 times, 4 दफ़ा. How did Hemingway die? He committed suicide. उसने अपने आप को मार दिया. 3 किस्म की जो है आयरनीज कौन सी हैं? सो वी हैव वर्बल आयरनी, वी हैव ड्रामेटिक आयरनी और वी हैव सिचुएशनल आयरनी. सो ये 3 आयरनीज हैं उनकी. जब आप जब सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जो कि आप कुछ एक्सपेक्ट करें और हो कुछ जाए, दैट इज सिचुएशनल. कुछ हो रहा हो आप उसके बारे में डिफरेंट और ऑल टुगेदर डिफरेंट उल्टे वर्ड्स बोलें, और व्हाट यू से व्हाट यू मीन व्हेन इट इज डिफरेंट, दैट इज वर्बल आयरनी. और जब जो ऑडियंस के सामने ड्रामा परफॉर्म हो रहा होता है तो कैरेक्टर्स को नहीं पता होता, लेकिन ऑडियंस को पता होता है कि ये जो कह रहा है ये बात आयरनिकल है. सो वो ड्रामेटिक आयरनी होती है. सो नेक्स्ट वी हैव के जो सेक्रेटरी जनरल कौन है? सो दैट इज एंटोनियो गुटेरेस. ये यूएन का सेक्रेटरी जनरल है. एंड देन अकेडमी ऑफ प्रोजेक्टर्स जो है वो क्या स्पेशल था उसके बारे में? बिकॉज दे वर बिजी इन मेकिंग यूजलेस काइंड ऑफ इन्वेंशंस. 2 plays by Arthur Miller, Death of a Salesman and The Crucible. Handkerchief किस में लॉयल्टी का सिंबल होता है? दैट इज इन Othello. So importance of being earnest में नाम की क्या importance है? Because both of the girls loved the men because their name was earnest. Otherwise there was no other reason to make them love those guys more than this. Lyrical ballads क्या हैं? So this is
मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिक रेवोल्यूशन, रोमांटिसिज्म का एक मैनिफेस्टो है. दिस इज like this contains almost 25 poems by Wordsworth and Coleridge, दोनों neighbor और lake poets. First generation के lake poets. It starts with the poem of Coleridge and ends with that of Wordsworth. तो ये एक romantic revolution लेके आई दोनों, यानी ये जो दोनों की वर्क्स है. वर्ल्ड वॉर 1 और 2 का इम्पैक्ट इंग्लैंड पे क्या हुआ? तो ये इम्पैक्ट हुआ कि इंग्लैंड जो है वो सुपर पावर नहीं रहा, उसके वो सुपर पावर होने की जो एक एनर्जीज थी वो ख़त्म हो गई, इसको बहुत नुकसान उठाना पड़ा. और ये जो मुल्कों पे इसने कब्जा किया हुआ था उन्हें कॉमनवेल्थ बना के इसे छोड़ना पड़ा और सिर्फ एक मुल्क यानी बरतानिया पे इसको यानी उस तक महदूद होना पड़ा. ओके, फैंसी और इमेजिनेशन में क्या फ़र्क है? वर्ड्सवर्थ और कोलरिज इस पे बात करते हैं, कोलरिज ख़ास तौर पे बात करता है. सो जो फैंसी है और इमेजिनेशन ये दोनों एक मिलती-जुलती थॉट्स हैं, लेकिन ये है कि जो इमेजिनेशन है उसे सुप्रीम कहा गया. फैंसी इज़ रैंडम फ्लो ऑफ थॉट. जो इमेजिनेशन है दैट इज़ सुपीरियर व्हिच इंक्लूड्स not only superiority but also a kind of creation, इमेजिनेशन और क्रिएशन, जिसमें क्रिएटिविटी आती है उस पोइट की, जिसमें वो चीज़ों को क्रिएट करता है. अल्बाट्रॉस किस नज़म में यूज हुआ? सो दैट वाज यूज्ड इन राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर. बायोग्राफी लिटरेरिया क्या है? दैट वाज प्रोज वर्क बाय कॉलरिज, जिसमें उसने अपनी पोइटिक थ्योरी दी जो कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी से डिफरेंट थी. शेक्सपियर के आपसे स्पेलिंग पूछे जा सकते हैं, SHAKESPEARE. हॉरर, हॉरर ये वर्ड्स किसने अटर किए? सो दीज वर अटर्ड बाय Keats. Tell about your inspiration. So you should have something about inspiration. Any person who inspired you, that could be your father, your mother, that could be any teacher. So आपके पास बड़ा potential reason होना चाहिए, potential answer होना चाहिए इस question का कि किस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा inspire किया. ये कुछ जो questions हैं जो कि जिनके बारे में आप sure हो सकते हैं normally कि आपकी hobbies क्या हैं, आपने कौन सी book पढ़ी, आप teaching क्यों करना चाहते हैं, आपका introduction. ये इन क्वेश्चंस के हवाले से या कौन सा राइटर पसंद है, आपके पास ऑलरेडी एक सेट ऑफ वर्ड्स तैयार होना चाहिए वेरी गुड एक्सेंट के साथ, जिससे आप वहाँ पे बोल सकें, क्योंकि इनके ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी से पूछे जा सकते हैं. ओके, व्हाई इज Chaucer so famous? क्यों फेमस है Chaucer? Because he is father of English literature, language, poetry, and he was the one जिसने लैंग्वेज को प्रॉपरली यूज किया और इसे एक इंग्लैंड की एक नेशनल लैंग्वेज के करीब लेके आया, इसको इतनी इम्पोर्टेंस दी. एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर क्या है? दिस इज हायरार्किकल ऑर्डर, जिसमें जो कैथोलिक चर्च के जो प्रीस्ट यानी हाई प्रीस्ट पोप से लेके नीचे तक जो एक सिंपल प्रीस्ट है, उनका जो एक ऑर्डर है जिसमें एबट आते हैं, बिशप आते हैं, मंक्स आते हैं, फ्रायर आते हैं, हर एक का एक अपना रुतबा है, उसे एक्लेसियास्टिकल ऑर्डर कहा जाता है. समनर और पार्टनर बड़े करप्ट किस्म के कैरेक्टर्स थे और सबसे ज्यादा सटायर चौसर ने इन पे की. ट्रेजाई-कॉमेडी. सो व्हाट इज ट्रेजाई-कॉमेडी? ट्रेजाई-कॉमेडी बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसमें हम देखते हैं ट्रेजेडी और कॉमेडी के दोनों एलिमेंट्स, ये इन दोनों को यूज किया जाता है. और इसकी जो एंडिंग है बेसिकली दैट इज हैप्पी वन, दैट इज ऑन हैप्पी नोट. सो ट्रेजिक एलिमेंट्स जरूर होते हैं लेकिन एंडिंग जो है दैट इज मोस्टली ऑन हैप्पी नोट. सो दैट इज व्हाई इट इज considered beautiful in a way. Okay, now coming to next, we have who is called son and singer of revolution, that is P.B. Shelley. मौलू को क्या मिसकॉन्सेप्शन होती है कॉन्गो जाने से पहले? बिकॉज ही इज थिंकिंग के वो जा रहा है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उधर जो कि इसको अच्छा प्रोटोकॉल यानी वो लोग हैं जो कि सुधारने गए हुए हैं, एनलाइटन करने गए हुए हैं, पढ़ाने गए हुए हैं, सिखाने गए हुए हैं. एंड दीज आर द पीपल जो कि उन ब्लैक्स को बेसिकली उनकी मेंटोरिंग करने गए. सो दिस इज मिसकॉन्सेप्शन. ये रास्ते में उसको यार वहाँ जाके पता लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ तो लूट खसूट है और एक इंपीरियलिस्टिक फिलोसफी काम कर रही है. असाइड एंड सिलिलॉक्वी.
असाइड क्या होता है, ड्रामा में कैरेक्टर्स स्टेज के ऊपर होते हुए किसी कैरेक्टर के बारे में कमेंट करते हैं इस तरह करके, और ऑडियंस को पता चलता है कि वो क्या कह रहा है, लेकिन उन बाकी कैरेक्टर्स को नहीं पता लगता. दिस इज कॉल्ड असाइड. Soliloquy, on the other hand, is the speech of one person जो कि अकेला है स्टेज पे, and he has to express what he is thinking. अब एक बंदे की सोच तो हम नहीं देख सकते, तो उसकी जो सोच है उसे हम नॉर्मली उसमें लाइक इस लिहाज से कि वो बताता है ऑडियंस को कि इस वक्त मेरे माइंड में क्या चीज़ गुजर रही है. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव रिनेसेंस को रिवाइवल रिवाइवल ऑफ लर्निंग क्यों कहा जाता है? इसको रिवाइवल ऑफ लर्निंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इट वाज लाइक कि जो तमाम तर नॉलेज था इट वाज रिवाइव. तमाम लोग जो थे बेसिकली जो जैसे ग्रीक्स थे बेसिकली ये कॉन्स्टेंटिनोपल में थे, और जब वहाँ सुल्तनत उस्मानिया जब फैली, कॉन्स्टेंटिनोपल को कंकर किया गया, तो वहाँ पे ये सारे लोग वहाँ से भागे और ये मुख्तलिफ जगहों पे फैल गए. दूसरा ये था कि मार्टिन लूथर की वजह से जो प्रोटेस्टेंट चर्च डेवलप हुआ, तो कैथोलिक्स की कमर टूट गई और यूरोप में हर जगह पे प्रोटेस्टेंटिज्म भी फैलना शुरू हो गया. तो उस वजह से जो चर्च के बड़े स्ट्रॉन्ग जो स्टॉन्च किस्म के रूल्स थे, जिसमें ये था कि आप अलाउ नहीं करेंगे प्रिंटिंग को, बाइबल की भी प्रिंटिंग इवन उसको उन्होंने अपनी आज़ादारी बनाया हुआ था. सो ये प्रिंटिंग शुरू हो गई, फिर वो जो पुराने मसवदे थे उन सब की प्रिंटिंग्स हुई, लोगों ने बड़ा उनको ज़्यादा पढ़ा, वो जो डेड हो चुके थे वर्क्स उन्हें दोबारा से रिवाइव किया गया. सो दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड रिवाइवल ऑफ लर्निंग. So which is the first English epic poem? So that is Beowulf. So Beowulf first English epic poem here. So who wrote the history of Tom Jones, a foundling? So that is Henry Fielding, Joseph Andrews जिसने लिखा. Morpheme क्या है? That is smallest unit of meaning or function. यानी जो मीनिंगफुल और फंक्शनल यूनिट है स्मॉलेस्ट लेवल पे, उसे हम मोफीम कहते हैं. शीप और फिश, और सिमिलरली अगर हम हेयर देखें, वर्ड हेयर बाल यानी, तो इसमें प्लूरल फॉर्म में हमारे पास दो इसके मोफीम्स हैं, लेकिन एक मॉर्फ है, क्योंकि लिखते हम इसको फिश शीप हेयर हैं, फिशेस शीप्स हेयर्स नहीं लिखते. हाँ, बैक एंड पे हमारे माइंड में एक प्लूरल भी होता है, क्योंकि हम इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं. आई हैव मैनी शीप, आई कट डाउन माई हेयर, और लाइक आई हैव मैनी फिश इन माई पॉन्ड. सो सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल, तो इस माइंड में एक जीरो मॉर्फिम भी होता है जो एस की जगह यूज होता है. सो दिस इज टेक्निकल. एक्रोलेक्ट, मीसोलेक्ट, बेसिलेक्ट, ये एक लैंग्वेज के जो हैं लेक्ट्स हैं बेसिकली, और ये लेक्ट्स वो हैं जो कि किसी भी जगह पे लैंग्वेज मोस्टली सुप्रीम लेवल पे होती है, मिडल लेवल पे होती है, बेसिक लेवल पे होती है. कई डायलेक्ट्स होते हैं जो कि प्रेस्टिजियस होते हैं, कई लेस प्रेस्टिजियस और कई लीस्ट प्रेस्टिजियस डायलेक्ट्स जो कि मौजूद होते हैं. वो उसके तो ये जो हैं इनको हम जो सबसे हाईएस्ट प्रेस्टिजियस डायलेक्ट्स होते हैं उन्हें हम एक्रोलेक्ट कहते हैं, जो दरमियाने लेवल पे होते हैं उन्हें मीसोलेक्ट, जो लोएस्ट होते हैं उन्हें बेसिलेक्ट्स कहा जाता है. कौन से दो एफेजियाज हैं जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड हैं? सो दीज आर वर्निकीज एफेजिया एंड ब्रोकास एफेजिया. पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन है? दिस इज अगेन डिबेटेबल. आप सैटर्न को कह देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रियलिटी में शैतान को कह रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द बुक बाय जॉन मिल्टन. सो अगर हम उसकी बात करेंगे सिर्फ, तो हमारे पास जो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट. और हमने क्रिटिकल कमेंट्स देने हैं, लॉजिक्स देने हैं, तो उसी बुक में से देने हैं जो कि हमने पढ़ी. सो आपको अगर लगता है कि आप एडम को या गॉड को, ईव को कह सकते हैं तो ज़रूर कहें, बट यू हैव टू प्रूव. सो वट एवर योर आंसर इज, यू शुड प्रूव दैट. एपिक क्या होती है? एक लॉन्ग नरेटिव फॉर्म होती है जिसमें एक मैसिव ट्रैवल होता है, एक इन्वोकेशन होती है, एक बड़ा थीम होता है, और उसमें उसमें ये बताया जाता है कि कोई कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके पास कौन कौन से वेपन्स हैं, सुपरनेचुरल बीइंग्स का जिक्र किया जाता है, और ट्रेजेडी भी बड़े आला लेवल की होती है.
सो ओनोमेटोपोइया जो हैं ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि साउंड पे बेस्ड होते हैं, जिस तरह कुकू वर्ड उसी कुकू के साउंड पे है, स्क्रीच, स्क्रैच, हिस, ये सारे वर्ड्स वो हैं जो कि उन साउंड्स पे बेस्ड हैं जो कि ये चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। सो इन्हें ओनोमेटोपोइक वर्ड्स कहा जाता है। Name two of the poems termed as epic. So we have Paradise Lost, we have Iliad, we have Odyssey, we have Aeneid, और उसके अलावा Beowulf. पहला ऐसे कब लिखा गया, किस पीरियड में लिखा गया? So that was written in Elizabethan age by Francis Bacon, who is known as father of English essay. So Shelley ने कुछ लिखा, ऐसा एक पैम्फलेट लिखा जिसकी बेस पे से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। तो वो जो था पैम्फलेट, दैट वाज द नेसेसिटी ऑफ एथियज्म, ये था। व्हाट इज मेंट बाय एसोसिएटिव मीनिंग? सो वी हैव मेनी काइंड्स ऑफ मीनिंग। एक मीनिंग होता है कॉन्सेप्चुअल, कि हम जब सोचते हैं नीडल के बारे में तो एक पतली सी शार्प सा एक इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आ जाता है। और एसोसिएटिव मीनिंग क्या है कि जो चीज़ उससे एसोसिएट होती है वो क्या है? पेन, तकलीफ, ये ब्लड। सो ये एसोसिएटिव मीनिंग है। प्रैग्मेटिक्स है अबाउट मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट। सो प्रैग्मेटिक्स डील्स विद मीनिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट, के कॉन्टेक्सचुअल लेवल पे हम मीनिंग्स को कैसे देखते हैं। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? जो बाइडेन। पोएटिक डिक्शन क्या होती है? पोएटिक डिक्शन इज द लैंग्वेज, द यूज ऑफ लैंग्वेज बाय द पोएट, जिसमें हम देखते हैं कि वो किस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करता है, किस तरह के हम उसमें लाइक वोकैबुलरी देखते हैं, मेटाफर्स देखते हैं, राइटिंग स्टाइल देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। सिमिलरली पोएटिक जस्टिस क्या होता है कि अगर कोई गलत है तो उसके साथ उसको सज़ा मिलनी चाहिए, कोई अच्छा काम करता है तो उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ये ड्रामास के अंदर भी होता है। हैमलेट को इसलिए एलिट पसंद नहीं करता कि उसमें पोएटिक जस्टिस नहीं है। हैमलेट इज़ लाइक वेरी सिंपल काइंड ऑफ पर्सन। उसने कोई गलत नहीं किया लेकिन उसको उस हवाले से लाइक को पजीराई नहीं मिलती, बल्कि उसे कंडेम ही किया जाता है। सो ये पोएटिक जस्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। Indian Nobel Prize winner in literature, so it was Rabindranath Tagore. So dystopian novel, जिसका 1984 is a dystopian novel. ये opposite होता है utopian का. So utopian novel is in which everything is fine, perfect, in order. Dystopian में is a reversal, कि हर चीज़ एक अपने नुकसान में है, खसारे में है, तबाही है। Plato और Aristotle किस तरह डिफरेंट थे? Plato was a teacher, Aristotle was a student. Plato जो है उसकी और इसकी theory of imitation में भी डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये है कि प्लेटो जो है वो कहता था कि जो पोइट्स हैं उन्हें नहीं मिलना चाहिए एक लेबल उधर रहने का, पोइट्स को उस दुनिया से, आइडियल स्टेट से निकाल देना चाहिए। लेकिन अरिस्टोटल जो था वो पोइट्स को फेवर करता था। थियरी ऑफ इमिटेशन जो है उसमें भी ये था कि जो प्लेटो था वो कहता था कि जो जो चीज़ बनाई जाती है दैट इज ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी। कि असल चीज़ वो आइडिया है जो कि खालिक के माइंड में था जब उसने दुनिया को बनाया। जो दुनिया बनी वो एक इम्परफेक्ट कॉपी थी एक परफेक्ट आइडिया की जो कि माइंड में था। तो दुनिया उतनी परफेक्ट नहीं थी जितना आइडिया परफेक्ट था। अरिस्टोटल इस पे भी ये कहता है कि जो एक चीज़ जो आइडिया है, आइडिया के साथ जो चीज़ बनाई जाती है उसमें क्रिएटिविटी होती है। सो जो क्रिएटिविटी है दैट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम प्लेटो। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रोज एंड कॉन्स, तो आपने एक ये भी लिस्ट बना रखनी है अपने पास के वो कौन से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़ायदे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, या कौन से बहुत इम्पोर्टेंट नुकसानात हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, ताकि आप मौका आने पे एक बड़े ऑर्डर में उनको बोलना शुरू कर दें। आपके ऐसे लॉजिक्स कभी भी किसी एक लूज ऑर्डर से, आइडिया से स्टार्ट नहीं होने चाहिए। रोल ऑफ करंट गवर्नमेंट फॉर एजुकेशन, अब तो ये ज़माने में पूछा गया तब ठीक था, अब तो गवर्नमेंट के पास चूँकि इतना चांस नहीं है, इतना टाइम नहीं मिला, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। Otherwise, you can talk about their policies. Chaucer as a humorist, so you can talk about here
the use of humor by Chaucer. He talks about his talks about spire. He talks about knight. He talks about cleric. So in many characters, he has employed humor, जिसमें उसका कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ एक मजाक के लिए उसने उनको यूज़ किया, कोई आयरनी, कोई सटायर नहीं यूज़ की. So he's not only a satirist or a person using irony, but also he is a humorist who uses comic elements in his works as well. So how is modern novel different from traditional novel? So this is last question for today. So modern novel जो है traditional novel से बहुत तरह से different है, characterization के हवाले से, plot के हवाले से, plot के sequence के हवाले से. जो ट्रेडिशनल नॉवल है उसमें सिंपल सीक्वेंस है, जो मॉडर्न नॉवल है उसमें सीक्वेंस को डाइवर्ट किया जाता है, प्ले विद इन अ प्ले, स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कॉन्सेप्ट्स विद इन अ कॉन्सेप्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को डिटेरियोरेट करना, डिस्ट्रॉय करना, उससे उसके अलावा जो कैरेक्टराइजेशन है बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की है, जो कि तब बड़ी सिंपल होती थी ट्रेडिशनल नॉवेल्स में. ट्रेडिशनल नॉवल के थीम बड़े सिंपल थे, और जो मॉडर्न नॉवल हैं इनके थीम बड़े लाइक कॉम्प्लेक्स किस्म के हैं. बड़ी बड़ी टर्म्स आ चुकी हैं, फायोमिना आ चुका है, उसमें हमारे पास लाइक मिनिमलिज्म, मैक्सिमलिज्म, फिर हमारे पास हाइपर रियलिटी और टेक्नो कल्चर. वी हैव लाइक बहुत सारे ऐसे थीम्स जिसको हम आजकल देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं. साइकोलॉजिकल थीम्स भी हैं, इडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, पैरानोया, ये सिचुएशन हमें बहुत सारे नॉवेल्स, डायस्टोपिया. सो इस तरह की चीज़ें हमें ट्रेडिशनल नॉवेल्स में नहीं मिलती, जो कि बड़ा एक सिंपल फ्लो होता था आइडियाज़ का, एक बड़े क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में चलता था, कैरेक्टर्स बड़े वेल डिफाइंड होते थे, प्रॉपर एंडिंग, बिगिनिंग, मिडल हुआ करता था, प्रॉपर क्लाइमैक्स था, डिनोमा था, जो कि हमें मॉडर्न नॉवेल्स में नज़र नहीं आता. सो दीज वर सम basic questions which I promised ke inshallah free seminar hoga after Eid, so I did that today. So rest of the questions are already available on my playlist of interview, yani PPSC interview ke naam se playlist hai जिसपे ये सारे questions already defined है. So you can simply go there, you can watch them, and you can have the answer to those questions as well in detail. So I hope ये आज का वीडियो सेमिनार कुछ इंफॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए, कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी. Just remember one thing, your interview counts how different or otherwise you are. आप बहुत सारे बाकी लोगों से कितने डिफरेंट हैं. बहुत सारी दुनिया इंटरव्यू देने जाएगी, आपने सिर्फ इन क्वेश्चंस के आंसर ऐसे तैयार करने हैं कि आपके आंसर्स बाकियों से डिफरेंट हो, उनकी लैंग्वेज डिफरेंट हो, आपका इंट्रोडक्शन, आपकी हॉबी, आपका फेवरेट राइटर, आपकी इंस्पिरेशन, आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, कौन सी बुक आपने पढ़ी, इन सब के आंसर आपके पास ऐसे पोटेंशियल होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा आपको एक लाइक स्ट्रॉन्ग एक अहमियत दे सकें. सिर्फ एक चीज़ मैं कोट करते जाऊँ जाते हुए कि एक कैंडिडेट से पूछा गया कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है. सो उसने बताया कि एक थप्पड़, एक स्लैप. तो सारे हैरान हो गए कि भाई ये किस किस्म का आंसर हुआ. सो उसने वहाँ पे फिर रियल एक स्टोरी सुनाई कि टीचर बनने का मुझे हमेशा से ही शौक था. अपनी वालदा को देख के, जो टीचर थी और वो 14th ग्रेड पे पढ़ाती थी. उन्होंने PPSC का रिटन टेस्ट क्लियर किया. इंटरव्यू के लिए वो जाना चाहती थी लाहौर. उनका वहाँ पे इंटरव्यू था और मुझे वो अपने साथ एक दिन पहले स्कूल ले गई ताकि छुट्टी के वक्त हम वहाँ से सीधा लाहौर के लिए आ जाएं, रात रिलेटिव्स के पास रहें और सुबह सवेरे इंटरव्यू देख के वापस आ जाएं. तो जब छुट्टी हुई तो अपने हेड मिस्ट्रेस के पास गई, उनसे उन्होंने छुट्टी मांगी जो कि उन्होंने नहीं दी. इन्होंने बताया कि मेरा इंटरव्यू है. वो आगे से अड़ गई कि तुम ऑलरेडी PPSC के रिटन टेस्ट के लिए छुट्टी ले चुकी हो, अब तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, कल आओ, अटेंडेंस लगाओ, सुबह निकल जाना. उन्होंने कहा कि मैं तो ऐसे नहीं जा सकती, मुझे तो लाहौर पहुंचना और मैं बहुत लेट हो जाऊंगी. सो उस पर उन दोनों की बहस हुई. तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेस जो थी उसने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि इनका इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है, बल्कि उसने उनको थप्पड़ लगा दिया. उस थप्पड़ से ये हुआ कि वो गिरी, उनका सर किसी चीज़ से टकराया, बेहोश हो गई, अगला दिन हॉस्पिटल में रही, इंटरव्यू मिस हो गया. शी वॉज रियली वेरी ब्राइट स्टूडेंट. तो बहरहाल उसके बाद ऐसे डिसहार्टन हुई कि शी नेवर अप्लाइड फॉर दैट. लेकिन वो जो बेटा है उसने बताया कि इस थप्पड़ ने मेरी लाइफ बदल दी और मैंने सोचा कि मैं लाजमी तौर पे
इस चीज़ को क्लियर करके जो खुशी मेरी माँ को अपनी तरफ से ना मिल सकी वो मैं उन्हें लेके दूँगा। सो दिस वाज़ वेरी यूनिक काइंड ऑफ आंसर। सो आपके पास इस तरह के आंसर्स होने चाहिए, बड़े यूनिक हो नेचर में। ज़रूरी नहीं कि झूठ आपने बोलना है, आप उसमें कुछ चीज़ें सोचें, आपको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा दैट मेक्स यू यूनिक। सो आपके आंसर्स जो हैं वो एक आम स्टूडेंट के आंसर से डिफरेंट हो, अगर आप ये सीख लेना चाहते हैं तो। अगर आप सिंपल आंसर्स देंगे कि टीचर क्यों बनना चाहते हैं? जी मुझे शौक था या मेरे अब्बा जी टीचर थे तो उनको देख के मैं टीचर बन गया। सो इसमें आपको बाकियों के साथ ही एक लेवल पे रखा जाएगा। सो इसमें चांसेस हैं कि आपके शायद इतने नंबर नहीं आएँगे। सो जो यूनिक होगा, यूनिक किसी भी सेंस में, अपनी पर्सनैलिटी में, अपने एक्सप्रेशन में, अपनी कम्युनिकेशन में, अपने आंसर्स में, उसके लिए ये जॉब है और वो उसे प्रेफ़र करेंगे। So, all the best to all of you for your interviews, and all my prayers are with you. Stay tuned. Allah Hafiz.